औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है बेटा जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि हम आपके साथ यूनिट नंबर 2 जो है यूनिट नंबर 10 जो है सॉरी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो है वो पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो आर्टिकल है दैट इज़ 10.2.1 दैट आर इंडिकेटर्स। तो अपनी किताबों के पेज नंबर 35 को ओपन करें। पेज नंबर 35 ओपन करें सारे बच्चे, शाबाश। 35 पेज पे आप लोग जो है वो इंडिकेटर्स का टॉपिक है आज हमारा। ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो चुकी है। आई थिंक सो शेयर नहीं हुई स्क्रीन, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ जी। दैट इज़ द शेयरिंग ऑफ स्क्रीन ऑन जी बच्चों। तो आज हम आपको बताएंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात याद रखिएगा कि जब हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या ये रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। तो उसके मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं ये फाइंड आउट करने के। कुछ तो ऐसा होता है गैस इवॉल्व होती है, कलर चेंज हो जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिस तरह से हमने अभी पीछे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखे हैं, उसे प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हमें पता चलता है रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई प्रेसिपिटेशन ना बन रही हो या जिस तरह से न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेसिस आपस में कंबाइन होते हैं, तो हमें ये कैसे पता चले कि ये रिएक्शन अब मुकम्मल हो चुका है और सारे एसिड्स और बेसिस आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट एंड वाटर बन चुके हैं। तो बेटा इंडिकेटर्स जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ चला गया है, ठीक है। आइए इसको आर्टिकल को रीड आउट करते हैं। Indicators are the organic compounds. They have different colors in acidic and alkaline solutions. Litmus is a common indicator. जिस तरह से litmus आपका एक common indicator है। अब acidic solution में इसका कलर क्या रहता है? रेड रहता है। और बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर क्या रहता है? ब्लू रहता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक कॉमन इंडिकेटर है, ठीक है। Each indicator has a specific color in acidic medium with changes at a specific pH to another color in basic medium. फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थिलीन। अब फिनोफ्थिलीन है, ये कलरलेस होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में। लेकिन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन में ये रेड कलर में चेंज हो जाती है। इट चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9। ऑब्जेक्टिव की लाइन है ये। दिस मीन्स फिनोफ्थिलीन इज कलरलेस इन सोल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। इफ द पीएच इज अबव 9 फिनोफ्थिलीन इज रेड एज शोन इन फिगर, ठीक है। आप फिगर 10.2 में देखिए जरा गौर से। 10.2 में देखें तो ये फिनोफ्थिलीन है। फिनोफ्थिलीन जो है ये 0 से लेकर 9 तक पीएच के दौरान कलरलेस रहती है और फिर क्या हो जाती है? रेड हो जाती है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज जो है ये पीएच 4 तक रेड रहता है और 4 से लेकर 14 तक येलो हो जाता है। और लिटमस के जिस तरह से मैंने आपको बताया तो 0 से 7 तक जो है रेड रहता है और 7 to 14 ब्लू रहता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आप पूछ रहे होंगे कि 7 पर सर क्या रहता है? तो 7 पर जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। 7 पर ना रेड है ना ब्लू है जी। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे एक टेबल है। ये टेबल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से 10.3 तैयार करना है, 10.4 सॉरी, क्योंकि इसमें हमारे पास इस टेबल के अंदर आपको जो है बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन। मिथाइल ऑरेंज जो है इसका कलर स्ट्रांगली एसिड में क्या होता है? रेड, और स्ट्रांगली अल्कलाइन में येलो होता है और इसका पीएच जिस वैल्यू पर चेंज होता है दैट इज 4। लिटमस जो है उसका होता है रेड, ठीक है, और पीएच इसका जिस वैल्यू पर चेंज होता है दैट इज 7, ठीक है। और इसका स्ट्रांगली अल्कलाइन जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर क्या रहता है? कलर ब्लू रहता है। फिनोफ्थिलीन जो है दैट इज कलरलेस, स्ट्रांगली एसिडिक में, और पीएच वैल्यू जिस वैल्यू पर चेंज होती है दैट इज 9। और उसके बाद इसका जो कलर है स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो रेड है। अब हम देखेंगे कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन किस तरह से मेजर किया जाता है। ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, इंशाल्लाह इसमें प्रैक्टिकल भी हम आपको परफॉर्म कराएंगे जब आप स्कूल आएंगे। तो अभी इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे पास पीएच को मेजर करने के। पहला तरीका है यूनिवर्सल इंडिकेटर के जरिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर होता है जिसको पीएच पेपर कहते हैं। उसको हम जिस वक्त स्पेसिफिक सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये कलर स्ट्रिप आपकी बुक्स में बनी हुई है पेज नंबर 36 के ऊपर। ये मेरी बुक के ऊपर भी देखें आपको नजर आ रही है, ये पूरी कलर स्ट्रिप बनी हुई है। तो ये कलर्स जो हैं, जब आप उस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को किसी भी सोल्यूशन में डालेंगे तो ये जो 14 रंग आपके सामने नजर आ रहे हैं, 14 कलर्स में से कोई एक कलर उसका हो जाएगा और उस कलर को हम मैच करके देख लेंगे कि उस सोल्यूशन की पीएच क्या है, ठीक है बेटा। आइए इसको सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक दफा दोबारा।
Some indicators are used as mixtures. The mixture indicator gives different colors at different pH values. Hence, it is used to measure the pH of solution. Such a mixed indicator is called universal indicator or simply pH indicator. pH indicator का एक पेपर बना होता है जिसके ऊपर वो जिस जिस इंडिकेटर में वो पेपर डिप हुआ होता है, कोई केमिकल होता है. The pH of solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper in the solution. The pH is then found by comparing the color obtained with the color charts as shown in figure. ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से यूनिवर्सल जो है, जो चीज़ समझ में ना आए आप यूट्यूब पे जाया करें. और ठीक है, पीएच मेजरिंग, पीएच मेजरमेंट बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है बच्चों, लाइट चली गई, खाली जी चेक करें. जी तो उसमें बेटा ये होता है कि हमारे पास जो पीएच इंडिकेटर्स हैं उनके ज़रिए जो है हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा इसमें अब ये है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को ये बता रहे हैं ना, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये बेसिकली वही चीज़ है, उसी का सोल्यूशन है. ठीक है, तो वो पेपर से भी सेम इसी तरह से उसके अंदर जो कलर्स आएंगे सेम होता है ये. ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये वीडियो आप जो है वो कंप्लीट देख लीजिएगा. सही है. अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये जो है इंडिकेटर जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है और ये कलर स्ट्रिप्स हैं जिससे हम कलर मेजर करते हैं. अगला है पीएच मीटर. पीएच मीटर भी हमारी लैब्स में मौजूद हैं. जब आप आएंगे, पीएच मीटर से सिंपली क्या होता है कि पीएच मीटर का जो डायोड होता है वो हम उस सोल्यूशन के अंदर पुट करते हैं, या जो मीटर होता है वो डायरेक्टली हम उस सोल्यूशन के अंदर पुट करते हैं और उसके ऊपर जो है वो रिटन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में या मीटर के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि हमारे पास उसकी जो है वो पीएच की वैल्यू क्या है. ठीक है, the pH of solution can be measured with a pH meter. It consists of a pH electrode connected to a meter. The electrode is dipped into the solution and the meter shows the pH either on a scale or digitally. It is much more reliable and accurate method of measuring pH than universal indicator paper. ये बहुत ज़्यादा convenient method है, इसमें हमें points में पता चल जाती है. For example, उसमें तो हम या तो 3 बता सकते हैं या 4, लेकिन अगर एक ऐसा solution है जिसकी 3.4 है, ठीक है, पीएच, तो वो जो है वो भी इसके जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इससे ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट है. द लेटर इज ऑफन मोर कन्वीनियंट. तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है. ठीक है, इसके ज़रिए से जो है हम बहुत जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो वैल्यूज़ फाइंड कर. जी बेटा, तो हमारे पास जो है अब इसके बाद प्रॉब्लम्स हैं जी, जो हमने कल पीएच का टॉपिक आपके साथ पढ़ा था. प्रॉब्लम नंबर 10.2 है हमारे पास. अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोलर. ठीक है, बट इस पीएच वैल्यू, तो अब इसकी पीएच वैल्यू बतानी है. तो रिएक्शन क्या है, HCl जब डिसोसिएट होता है अपने ऑयंस में, तो किस किस में ऑयन में डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन में और क्लोराइड ऑयन. तो जब इसकी कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर है तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऑयंस कितने होंगे, 10 टू रेज पावर -2. इसको कैसे निकालेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 हैं, तो नीचे हमारे पास अगर 10 लगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू रेज पावर -2. ठीक है, नीचे 100 आएगा तो 100 जब ऊपर जाएगा तो इसकी रेज पावर -2 हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो इतनी इसकी जो है कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन की. तो नेगेटिव पीएच की कल सिखाया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में. पीएच की वैल्यू क्या है, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन. तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 10 टू रेज पावर -2 है, वो पुट की. इसको कैलकुलेटर में वैल्यू आप लिखेंगे
माइनस लॉग ऑफ 10 टू रेज पावर -2 की, तो वो क्या आ जाएगी, पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर 10.2 था। अब 10.3 देखें। 10.3 में हमारे पास क्या है, फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ केओएच। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हमने पीएच भी फाइंड करनी है और पीओएच भी। तो हमारे पास जो KOH है, ये जब डिसोसिएट होता है तो किस में डिसोसिएट होता है, पोटेशियम एंड हाइड्रोक्साइड्स आएंगे। ये क्योंकि बेस है तो हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, हाइड्रोक्साइड और इसकी कंसंट्रेशन इसकी क्या है 0.001 मोलर, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 टू रेज पावर -3। अब 10 टू रेज पावर -3 तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है तो POH का फार्मूला हम लगाएंगे। तो POH इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू रेज पावर -3। तो जब हमने ये फार्मूला लगाया तो वैल्यू POH की क्या आ गई, 3 आ गई। अब पीएच निकालने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था क्या फार्मूला था, पीएच इक्वल है 14-3 के 14 माइनस POH, क्योंकि फार्मूला हमने कल आपको सिखाया था, आपको याद होगा, मैं अभी आपको पीछे जाकर भी दिखा देता हूँ दोबारा। PH प्लस POH इक्वल होता था इसके 14 के, ये लिखा हुआ है PH प्लस POH, ये लिखा हुआ है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो जब हमने PH निकालनी है तो POH यहाँ से उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 14 माइनस POH हमारी कितनी निकली थी, जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पर, तो वो निकली थी हमारे पास 3। तो 14 माइनस 3 PH किसकी वैल्यू बराबर आ गई 11। 4 न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लें। फाइंड द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसे एसिड है जो डायबेसिक एसिड। अब डायबेसिक एसिड कौन सा होता है बेटा, डायबेसिक एसिड वो होता है कि जो जब डिसोसिएट हो तो 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे। यानी इसकी अगर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दी गई है तो ये 1 मोल की इतनी दी गई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम 0.01 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, therefore 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मोलर। तो इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से एसिड्स डायबेसिक हैं और कौन से जो हैं वो पॉलीबेसिक हैं। ठीक है, वो एसिड्स जो 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं वो डायबेसिक्स होते हैं, और जिस तरह से पिछले एग्जांपल्स में हमने KOH देखा या HCl को देखा तो उसमें सिंगल हाइड्रोजन या सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस वजह से आपको रिएक्शन लिखकर ये न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -2। तो इसका नेगेटिव लॉग जब हमने निकाला, ठीक है, तो ये हमने पूरा सॉल्व किया, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10 टू रेज पावर -2, तो माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 10 टू रेज पावर -2, तो माइनस लॉग ऑफ 10 टू रेज पावर -2 इक्वल होता है 2 के, तो 2 माइनस लॉग 2 हो गया। तो हमारे पास पीएच की वैल्यू आ गई 1.7। ठीक है, इन्होंने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये आर्टिकल खत्म होता है। टेस्ट योरसेल्फ 10.3 है हमारे पास पेज नंबर 38 पे, और टेस्ट योरसेल्फ 10.3 से पहले आपका एक क्या है साइंस सोसाइटी का एक टॉपिक है, वो जल्दी से देख लें। वो है एरिया ऑफ वर्क्स फॉर एनालिटिकल केमिस्ट। बेटा एनालिटिकल केमिस्ट जो हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसकी जो एनालिसिस हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं, उनको देख रहे होते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ये आपका येलो नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकता है। Analytical chemists examine substances qualitatively and quantitatively. They identify substances and evaluate their properties. They have a wide area of working range from basic research in laboratories to analytical research in industries. जो बिल्कुल सिंपल लेबोरेटरीज होती हैं, जिस तरह से हमारी ये मेडिकल लैब्स होती हैं मोहल्ले के अंदर या एरिया के अंदर, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी एनालिटिकल केमिस्ट ही होते हैं। लेकिन रिसर्च इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो रिसर्च हो रही है, जो प्रोडक्शंस हो रही हैं उसकी, तो वहाँ तक इनका एरिया ऑफ वर्किंग है। दे वर्क इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीज़ें, फार्मास्यूटिकल्स जहाँ दवाइयाँ बन रही हैं, हेल्थ केयर्स हैं, फोरेंसिक्स हैं। फोरेंसिक जिस तरह से अभी देखिए पिछले दिनों तैयारे का हादसा हुआ, अब बेटा यहाँ पर जब इस तरह के एक्सीडेंट्स या इस तरह के काम होते हैं तो वहाँ पे फोरेंसिक लैब्स होती हैं। फोरेंसिक लैब्स में DNA टेस्ट होते हैं, जिस तरह से या जो मटेरियल्स मिले हैं या जो आग की वजह थी वो क्या थी, या आग की डेंसिटी क्या थी, या जो डीजल पेट्रोल उसके अंदर था जहाज के अंदर वो कितना ज़्यादा जला, या जो टोटल आग थी उसकी वजह क्या क्या बनी। तो अब ये होता है कि जो तैयारा बनाने वाली, जहाज बनाने वाली कंपनी होती हैं, वो फिर इन सारे डेटास को यूज़ करके अपने जहाज़ों के अंदर उस तरह से चीज़ें जो है वो चेंज और बेहतर करती हैं। ठीक है, एनालाइज करती हैं ना चीज़ों को, एनालिटिकल
एनालिटिकल आपको मैं पहले भी 9th में भी हम सीख चुके हैं कि डिफरेंट किस्म की एनालाइजेशन के कौन सी चीज किस तरह से और क्यों हो रही है, ठीक है, वो एनालाइज करते हैं। और पब्लिक प्रोटेक्शन है इसी तरह से, वेयर द टेस्ट एयर, ठीक है, ये लोग एयर को टेस्ट करते हैं, वाटर को टेस्ट करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को टेस्ट करते हैं, ड्रग्स को टेस्ट करते हैं, एंड फूड टू मेक श्योर दे आर सेफ, दे इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्री। तो इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर जो क्वालिटी है चीज़ों की उसको भी इंश्योर किया जाता है। तो आइए आपके साथ अब हम टेस्ट योर सेल्फ 10.3 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जस्ट, तो मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए, आप इसको लेक्चर को स्टॉप कर करके सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वाई इज प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा प्योर वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, इस वजह से क्योंकि वो सेल्फ आयोनाइज होता है और इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशंस बराबर होती हैं। लिखिएगा, प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट because it ionizes very slightly into ions in a process called auto-ionization or self-ionization। और रिएक्शन आप लिख देंगे H2O इज इक्वल टू, अब ये आपका जो साइन आएगा ये डबल साइन, डबल एरो आएगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, HCl and H2SO4 are strong acids while their solutions are equimolar, they have different pH values, why? उसका रीजन क्या है? उसका बेटा रीजन ये है कि हमारे पास जो HCl है ये मोनोबेसिक है और H2SO4 जो है ये डायबेसिक है। यानी HCl अभी जिस तरह से मैं आपको न्यूमेरिकल कराते हुए भी समझा रहा था, HCl के अंदर जो है जब ये डिसोसिएट होता है तो एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जबकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। लिखिएगा इसका आंसर, H2SO4 is a dibasic acid. Its one molecule produces 2 hydrogen ions, while HCl is a monobasic acid because its one molecule produces only 1 hydrogen ion. Full stop. So they have different pH values even if their solutions are equimolar. शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Why is ionic product constant of water temperature dependent? हाँ जी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है ionic product constant? इसका आंसर लिखिएगा। शुरू इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले Kw की वैल्यू लिखेंगे जो हमने पीछे आपको पढ़ाई थी। Kw इज इक्वल टू, मैं यहाँ बुक पे भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी, Kw इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ Kw is equal to concentration of hydrogen, concentration of hydroxide is equal to 1 into 10 to the power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए लिखा हुआ था ना, तो यही पूछना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है। तो पहले सबसे ये लिखेंगे, फिर नीचे इसके लिखेंगे, Kw is the ionic product constant of water and it is temperature dependent because it increases with the rise of temperature and vice versa. It means by changing 0 degree centigrade to 100 degree centigrade, comma, Kw value of water increases nearly 75 times. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड pH। जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेस्ट योर सेल्फ पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड pH। तो P एंड pH में क्या डिफरेंस है, लाइन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे ऊपर P और एक तरफ लिखेंगे pH। pH का P स्मॉल होगा और H कैपिटल होगा। शाबाश, लिखिए P वाली साइड पर P स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग ऑफ सिंबल। फॉर एग्जांपल P बिफोर H मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और pH वाली साइड पर लिखिए pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, that is pH is equal to, pH का फार्मूला लिख देंगे, ये वाला ये जो लिखा हुआ ऊपर, pH is equal to नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन, H का ये वाला हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।